फाइनली प्यारे बच्चों, वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी जो क्लास है वो आपका ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग गेस क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के अंतर्गत, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को देखिएगा और अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका पैटर्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव भी लेके चल रहे हैं, सब्जेक्टिव भी लेके चल रहे हैं। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग देखिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको अच्छे से बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो बात बहुत अच्छी है कि उसमें आपको टिक आउट करना पड़ता है, वो आपको ओएमआर से टिक करना पड़ता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए ये चीज थोड़ा सा अनुभव आप लोगों को कम होता है, इसलिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास है। ज्योग्राफी के अंतर्गत पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से सारी चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 12th ज्योग्राफी इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 5 फरवरी को आपका पेपर है। और परीक्षा से पहले ये सारे चीज को आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिएगा सबसे पहला क्वेश्चन गेस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा और प्रमुख उपागम के बारे में बताइए। मानव भूगोल की परिभाषा आपको पूछ रहा है और प्रमुख उपागम के क्षेत्र क्या क्या हैं वो चीज आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो मानव भूगोल, भूगोल को दो शाखा में बांटा गया, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। मानव भूगोल किसको कहेंगे? जिसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर के अभी तक मानव के पर्यावरण के साथ जो क्रिया हो रहा है उसी का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं उसको मानव भूगोल कहते हैं। और मानव भूगोल की उपागम यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज पढ़ते हैं वो चीज आप लोगों को लिखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए यह कह रहा है मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी उसी को क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहेंगे। मानव भूगोल का मतलब यह हुआ मानव पृथ्वी पर जब से आया है वो अपना प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधि जो करता है वो अपने पर्यावरण में रह के करता है। तो यही पर्यावरण और मानव के बीच जो संबंध है, अंतर संबंध है, उसी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इतना सिंपल परिभाषा याद रखिएगा। अब चलो इसके उपागम क्या क्या है। अब देखिएगा प्रमुख उपागम, तो पर्यावरणीय नियतिवाद, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मानव भूगोल में। पर्यावरणीय नियतिवाद क्या होता है? मानव जीवन पर्यावरण से पूर्णतः नियंत्रित है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय नियतिवाद बोलते हैं। ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा के अंतर्गत ये विचारधारा, ये सब चीज हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसलिए ये चारों चीज मानव भूगोल का प्रमुख उपागम है, यानी विषय वस्तु है, कंटेंट है। समझ गए? तो पर्यावरणीय नियतिवाद क्या कहता है कि मानव का जीवन यानी मानव का क्रियाकलाप पूर्णतः पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित है। समझ गए? उसके बाद क्या है? संभववाद, पर्यावरण अवसर देता है, मानव चयन करता है। यानी पर्यावरण जो है बहुत सारे संसाधन देते हैं, बहुत सारे अवसर देते हैं, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करता है, उनका चयन करता है। यह संभववाद हो जाएगा जो मानव भूगोल का प्रमुख उपागम है। उसके बाद क्या है? नवनियतिवाद, मानव पर्यावरण का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। नवनियतिवाद कहता है कि मानव जो पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं उसका विवेकपूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से सोच समझकर उसका प्रयोग करता है, उसको कहेंगे नवनियतिवाद, है ना, जिसको ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद व्यवहारवादी उपागम, यह कहता है कि मानव के निर्णय और व्यवहार पर बल देता है, मानव के निर्णय और व्यवहार पर बल देता है, यह आपका व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपके मानव के प्रमुख उपागम। ये क्या है? इस तरह से मानव भूगोल के प्रमुख उपागम और ये है आपकी मानव भूगोल की परिभाषा। ठीक है, तो मानव भूगोल की प्रमुख उपागम, मानव भूगोल की परिभाषा अगर पूछेगा तो आराम से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं। क्या पूछा गया है कि पर्यावरणीय नियतिवाद और संभववाद में अंतर बताइए। ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन होता है। पर्यावरणीय नियतिवाद और संभववाद में आपको डिफरेंस पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है पर्यावरणीय नियतिवाद के अनुसार जलवायु, स्थलाकृति और प्राकृतिक दशाएं मानव की संस्कृति, आजीविका और विकास को निर्धारित करती है, जबकि संभववाद, ये देखो पर्यावरणीय नियतिवाद क्या कहता है कि पर्यावरणीय नियतिवाद के अनुसार जलवायु, स्थलाकृति और प्राकृतिक दशाएं मानव की संस्कृति, आजीविका और विकास को निर्धारित करती है। यानी पर्यावरणीय नियतिवाद के अनुसार मानव के जीवन को पर्यावरण नियंत्रित करता है। समझ गए?
पर्यावरणीय निश्चयवाद का मतलब क्या हुआ? मानव के जीवन पर्यावरण के द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। उसके बाद संभववाद, ये तो पढ़े हैं। संभववाद मानता है कि पर्यावरण के केवल सीमाएं और अवसर प्रदान करता है, मानव अपनी बुद्धि, तकनीक और श्रम से विकास करता है। यानी संभववाद के अंतर्गत कहा जाता है कि पर्यावरण मानव को बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराते हैं, बहुत सारे अवसर देते हैं, और मानव अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो सारे संसाधन का उपयोग करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं। ठीक है। आधुनिक भूगोल संभववाद को अधिक वैज्ञानिक मानता है। यानी जो वर्तमान भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं वो संभववाद को अधिक वैज्ञानिक तरीके से अच्छी तरीके से समझता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरणीय नियतिवाद और संभववाद में अंतर। समझ गए? पर्यावरणीय नियतिवाद को ही निश्चयवाद बोलते हैं, और संभववाद, निश्चयवाद क्या है? यानी प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा मानव की जीवन नियंत्रित होता है। संभववाद क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत सारे अवसर, बहुत सारे संसाधन मानव को दिए गए हैं और वो मानव उसका प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। ये चैप्टर 1 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये सब, तो आप लोग ये सब चीज को याद रखिएगा। ठीक है। पूछेगा आराम से, ठीक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। चलो अगला सवाल की बात करते हैं। मानव भूगोल का महत्व पर टिप्पणी करें। मानव भूगोल का क्या महत्व है? देखिएगा, मानव भूगोल मानव और प्रकृति के संतुलन को समझने में सहायता करता है। यानी मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, उसी के बैलेंस को समझने में मदद करता है। वो हो जाएगा मानव भूगोल। अब यहां देखो, मानव भूगोल के क्या महत्व है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको समझेंगे। ठीक है। देखिएगा, कहा जाता है मानव भूगोल की इंपॉर्टेंस, प्राकृतिक संसाधनों का नियोजित उपयोग। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग ये समझते हैं, ये सीखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए जिससे उनकी क्षति कम से कम हो, है ना। उसके बाद जनसंख्या समस्याओं का समाधान। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या में कोई बीमारी फैल गया, कोई महामारी फैल गया, उसके बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं, उसका समाधान खोजते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद दिया गया क्षेत्रीय और राष्ट्रीय योजना, यानी क्षेत्र का विकास और राष्ट्र का विकास कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग योजना जो पढ़ते हैं वो मानव भूगोल में पढ़ते हैं। उसके बाद सतत विकास को बढ़ावा, यानी सतत विकास तो हम लोग समझते हैं वैसा विकास जो प्राकृतिक पर्यावरण का प्रयोग करते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन का कमी ना हो, उसको हम लोग कहते हैं सतत विकास, यानी सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास वैसा विकास जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग, यानी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं कम से कम और बचा करके रखते हैं ताकि आने वाला पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल करे। यानी विकास के जो अवसर हैं वो सभी पीढ़ी को समान रूप से दिया जाता है आपके सतत पोषणीय विकास में। तो ये हो जाएगा आपका आपका महत्व, यानी मानव भूगोल क्या है और इसके महत्व क्या है, ये चीज हो गया। मानव भूगोल के महत्व ये है कि इसके अंतर्गत ये सब चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। पूछेगा, लिख दोगे यस या नो, बिल्कुल आप लोग लिख दीजिएगा। जो भी बच्चे नए हैं आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक कर दो और शेयर वगैरह करना भूलिएगा नहीं। ठीक है। चलिएगा अगला सवाल की बात करते हैं। मानव भूगोल के आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? मानव भूगोल के आधुनिक दृष्टिकोण क्या है ना। देखोगे, आधुनिक मानव भूगोल के केवल वर्णनात्मक होकर ना वर्णनात्मक ना होकर विश्लेषणात्मक है। मतलब आधुनिक मानव भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं उसका सिर्फ वर्णन नहीं होता है, उसका एनालिसिस भी होता है, उसका चेकिंग भी होता है, उसका रिसर्च भी होता है ना। अब देखोगे इसके प्रमुख दृष्टिकोण क्या है मानव भूगोल के। मानव भूगोल के प्रमुख दृष्टिकोण की अगर बात करेंगे तो मानव विकास दृष्टिकोण, यानी मानव का विकास कैसे करना है, मानव कैसे डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन ब्रेन कैसे डेवलप करता है, या फिर मानव का विकास करने में इस पर्यावरण का क्या योगदान रहता है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। उसके बाद दिया गया कल्याणकारी भूगोल। ये कल्याणकारी भूगोल है क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग चीज को पढ़ते हैं, मानव का कल्याण कैसे उसके बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण, यानी पर्यावरण का क्षति कम से कम हो, प्रदूषण कम से कम फैले, पर्यावरण भी सुंदर लगे, पर्यावरण का भी डेवलपमेंट हो, इसके भी बारे में हम लोग मानव भूगोल में पढ़ते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, यानी मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है वो किस तरह से व्यवहार होता है दोनों के बीच, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बात समझ में आ गई। ये है आपका मानव भूगोल के दृष्टिकोण, क्योंकि मानव भूगोल से आपको एक दो सब्जेक्टिव पूछना ही है।
ये गारंटी है कि मानव भूगोल से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही। इसलिए मानव भूगोल वाला जो टॉपिक है उसको आप लोग क्लियर करके रखिए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वो आप लोगों से बन जाए। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। तो जनसंख्या वितरण तो आप समझते हैं कि जहां जनसंख्या कितना किस क्षेत्र में बटा हुआ है, जनसंख्या घनत्व कितना है किस क्षेत्र में, उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में लेंगे। अब देखो, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक भी होगा, मानवीय कारक भी होगा। भौतिक कारक के अंतर्गत जलवायु होगा। समशीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होता है, जहां काफी ज्यादा ठंडा काफी गर्मी होता है वहां जनसंख्या बहुत कम होता है, क्योंकि समशीतोष्ण क्षेत्र ज्यादा ठंडा नहीं ज्यादा गर्मी नहीं मीडियम होता है, वहां खेती अच्छे से की जा सकती है, तो वहां जनसंख्या ज्यादा होता है। तो जलवायु भौतिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद स्थल की आकृति यानी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक बसता है, और पहाड़ी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र में जहां पहाड़ है बड़ा बड़ा है तो वहां जनसंख्या कम बसेगा, क्योंकि वहां घर और खेती नहीं किया जा सकता है, ना ही घर बनाया जा सकता है, इसलिए वहां जनसंख्या कम बसेगा। उसके बाद मिट्टी और जल, जहां की मिट्टी की उर्वरक शक्ति ज्यादा होगी, जहां खेती करने के लायक मिट्टी होगा और जल की उपलब्धता होगी, वहां जनसंख्या ज्यादा बसेगा। तो ये सब है आपका भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला। उसका मानवीय कारक देख लो। मानवीय कारक की बात करेंगे, जहां कृषि किया जा सकेगा वहां मानव जनसंख्या जाकर के बसेगा ज्यादा से ज्यादा। जहां उद्योग धंधा लगेगा वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां जनसंख्या जाकर के बसेगा। उसके बाद परिवहन की सुविधा जहां मिलेगी, आने जाने का सुविधा जहां मिलेगा वहां जनसंख्या बसेगा। नागरीकरण जहां होगा वहां जनसंख्या बसेगा। समझ गए? तो ये सब आपका मानवीय कारण है। तो भौतिक कारण और मानवीय कारण, बात समझ में आ गई? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक ये है और मानवीय कारक ये है। पूछेगा, वेल डन, लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम का चर्चा करें। यानी जनसंख्या जो इतना तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वृद्धि का मतलब दो चीज समझा जाएगा, एक हो जाए धनात्मक वृद्धि, एक ऋणात्मक वृद्धि। लेकिन ज्यादातर आपका वृद्धि से मतलब यह समझा जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम को लिखें। देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। सबसे पहला कारण है जन्म दर अधिक होना, बच्चे ज्यादा जन्म ले रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार यानी मेडिकल सुविधा तुरंत मिल जाता है सभी लोगों को, कोई भी बड़ा से बड़ा बीमारी हो तो मरता नहीं है ना, तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद मृत्यु दर में कमी, ये सब जनसंख्या को बढ़ाता है। उसके बाद शिक्षा दर यानी साक्षरता दर में कमी, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है ना, साक्षरता दर में कमी जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये दो तीन कारण लिख देना है ना, मृत्यु दर कम, मृत्यु दर ज्यादा हो, मृत्यु दर कम होना, स्वास्थ्य की सुविधा में सुधार होना, जन्म दर अधिक होना, और साथ ही साथ साक्षरता रेट में शिक्षा में कमी होना, क्योंकि साक्षरता नहीं होगा, शिक्षा नहीं जानेगा, लोग जनसंख्या के बारे में नहीं जानेगा, तो जनसंख्या बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये है जनसंख्या बढ़ने का रीजन यानी कारण। ठीक है, अब यहां देखो, इसका अगर जनसंख्या बढ़ेगा, तेजी से अगर जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, तो क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, उसको देखो। कहा जाता है परिणाम ये होगा कि बेरोजगारी उत्पन्न होगा, गरीबी आएगी, आवास समस्या होगा, संसाधनों की कमी होगी, है ना, बेरोजगारी उत्पन्न होगा। अभी देखो यूपी बिहार में जनसंख्या ज्यादा है तो सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीबी है ना, जो घर में जो है 15-20 बच्चे हैं वहां सभी बच्चों को पढ़ा देगा उसका गार्जियन, नहीं पढ़ा पाएगा, गरीबी है। उसके बाद आवास की समस्या, घर की समस्या, किसको कहां सुलाओगे, किसी को खेत में किसी को रोड में सुलाओ। उसके बाद जो है संसाधनों पर दबाव, यानी परिवार में जनसंख्या ज्यादा है और जो है परिवार में बच्चों की संख्या है 28 और वहां इनकम जो होता है 2800 रुपया महीना होता है परिवार का, तो खिलाएगा कि पढ़ाएगा, तो संसाधनों की तो कमी हो गई। तो ये सब जो है आपका परिणाम है। तो जनसंख्या वृद्धि का क्या रिजल्ट है, मतलब जनसंख्या बढ़ोतरी क्यों होता है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है और उसका परिणाम को लिखें। तो क्या इस समझ गए? अगर ये शॉर्ट में पूछेगा या फिर लॉन्ग में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा तो लंबा खींच दोगे इसको बढ़ा चढ़ा करके ये सब पॉइंट को, और शॉर्ट में पूछेगा तो इतना आप लोग लिख दोगे। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या संरचना को परिभाषित कीजिएगा। जनसंख्या संरचना का मतलब क्या हुआ, जनसंख्या की बनावट। जनसंख्या संरचना का मतलब क्या हुआ, जनसंख्या की बनावट। अब देखिए कि जनसंख्या की आयु, लिंग, शिक्षा, साक्षरता और कार्यशील वर्ग की बनावट को जनसंख्या संरचना कहते हैं। मतलब जनसंख्या की संरचना का मतलब हुआ जनसंख्या किस तरह से बना हुआ है, जनसंख्या के अंदर क्या क्या गुण है, उसी को जनसंख्या संरचना कहेंगे। आयु, लिंग और शिक्षा, साक्षरता के आधार पर जनसंख्या की संरचना कैसे हुई है,
आयु, लिंग, शिक्षा और साक्षरता के आधार पर जनसंख्या की संरचना कैसे हुई है, उसी को हम लोग जनसंख्या संरचना कहते हैं। ये किसी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, यानी जनसंख्या संरचना किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। जनसंख्या संरचना अगर बेहतर तरीके से हुआ है तो फिर देश आगे भी निकलेगा, अगर नहीं हुआ है तो फिर देश पीछे जाएगा। तो ये सब चीज हो जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, जनसंख्याकी के संक्रमण सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है, जो थॉमसन के द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन चोरी किसके लिए द्वारा कर गया था? चोरी जो है किसने किया था? यह चीज तो हम बताए थे कि चोरी कर लिया था किसने? नोटेस्टिन ने चोरी कर लिया था। क्या सिर्फ सामान का चोरी होता? अरे नहीं, वैज्ञानिक भी एक दूसरे का थ्योरी को, एक दूसरे का जो कॉन्सेप्ट है उसको चोरी करते हैं, जिसमें से चोरी किया गया नोटेस्टिन के द्वारा। क्या चोरी किया गया? यानी ये जो आपका जनांकी के संक्रमण सिद्धांत है वो चोरी किया गया, ठीक है। अब देखो, जनांकी के संक्रमण सिद्धांत क्या करता है? किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना को समझने में मदद करता है, और इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। देखो, यह सिद्धांत जनसंख्या परिवर्तन को 3 अवस्थाओं में समझता है। पहला जो होगा, पहला अवस्था क्या होगा? जन्म दर मृत्यु दर उच्च होता है ना, जनसंख्या अशिक्षित होता है, गरीब होता है। उसके बाद दूसरा होगा, जनसंख्या जन्म दर मृत्यु दर घटने लगता है, जनसंख्या शिक्षा की ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद तीसरा होगा, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर हो जाता है, जनसंख्या का जन्म दर मृत्यु दर घट जाता है, जनसंख्या शिक्षित हो जाता है, जनसंख्या के पर रोजगार आ जाता है। जितने भी विकसित देश है उसकी जनसंख्या तृतीय अवस्था में चली गई है ना। भारत वर्तमान में द्वितीय अवस्था में है, याद रखिएगा, भारत की जनसंख्या किस में है? द्वितीय अवस्था में, समझ गए। तो ये हो जाएगा हम लोगों का जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, या फिर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। पूछेगा, लिख दोगे यस या नो? बिल्कुल आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व और वितरण पर टिप्पणी करें। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले औसत लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले औसत लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या वितरण का मतलब क्या हुआ? जनसंख्या वितरण जलवायु, उसके बाद भौतिक कारक, ये सब चीज पर डिपेंड करता है। कहां कितना जनसंख्या वितरित है, कहां कितना जनसंख्या निवास करता है, उसी को कहते हैं जनसंख्या वितरण। मतलब समझ गए। और जनसंख्या घनत्व ये फॉर्मूला है, और जनसंख्या वितरण कोई सटीक जानकारी नहीं है, कहीं भी जनसंख्या कितना रहता है उसी को कहते हैं जनसंख्या वितरण। अब देखिएगा, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को दर्शाता है, जबकि जनसंख्या वितरण किसी क्षेत्र में जनसंख्या के फैलाव को दर्शाता है ना। प्रति वर्ग किलोमीटर अगर जनसंख्या के एवरेज यानी औसत निवास चीज को दर्शाए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितना औसतन जनसंख्या निवास कर रही है, वो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। और किसी भी क्षेत्र में कितना जनसंख्या है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये हो जाएगा जनसंख्या वितरण। ये क्या हो जाएगा? जनसंख्या वितरण हो जाएगा। चलो अगला सवाल है कि मानव विकास की अवधारणा को लिखें। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा विकसित किया गया था, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने यूएनडीपी को 1990 में सबसे पहला रिपोर्ट सौंपा था। ये सब चीज पढ़ चुके हैं, लिख दीजिए इसके बारे में, ठीक है। मानव विकास का अर्थ केवल आय वृद्धि से नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने से नहीं है, बल्कि लोगों को स्वस्थ, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। आपको पता ही है, 3 क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन, अगर इंसान के पास है, मानव के पास है, तब वो मानव विकास करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने इस अवधारणा को विकसित किया था। 1990 में यूएनडीपी के द्वारा यह अवधारणा विकसित किया गया था। तो मानव विकास के बारे में आप समझ गए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर मानव विकास की गणना की जाती है। मानव विकास जितना ज्यादा बेहतर होगा, उतना ज्यादा मानव का जीवन हैप्पी होगा, लाइफ बढ़िया से गुजरेगा, बिल्कुल जीवन अच्छी तरह से गुजरेगा। तो ये हो जाएगा आपका मानव विकास की अवधारणा, समझ गए। ये क्या हो जाएगा? मानव विकास की अवधारणा। अब चलिएगा, मानव विकास सूचकांक को लिखें, ध्यान से देखिएगा। मानव विकास सूचकांक एचडीआई मानव विकास को मापने का सबसे बड़ा सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास का निर्धारण किस किस के आधार पर किया जाता है, ये भी चीज आपको पढ़ा है। आपने देखा शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर इसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय जितना ज्यादा होगा, उसके बाद संसाधन खरीदने की क्षमता उतना ज्यादा होगा। यानी इनडायरेक्टली ये क्या बता रहा है? संसाधनों तक पहुंच को बता रहा है, ठीक है। तो याद रखना, ये 3 क्षेत्र है जिसके आधार पर मानव विकास का मूल्यांकन किया जाता है। ये 3 क्षेत्र है जिसके आधार पर क्या किया जाता है? मानव क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मानव विकास और आर्थिक विकास में अंतर बताइए। अरे पैसा कमाना वो है आर्थिक विकास, और इस दिमाग और इस शरीर का डेवलपमेंट करना ये है मानव विकास।
समझ गए? यानी आर्थिक विकास करना, पैसा कमाना, धन संपत्ति जमा करना, फैक्ट्री लगाना, उद्योग लगाना, नगरीकरण होना, यह है आर्थिक विकास। और मानव के शरीर और मस्तिष्क का डेवलपमेंट होना मानव विकास कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आर्थिक विकास आय और उत्पादन में केंद्रित है। यानी पैसा यानी इनकम, आय जितना ज्यादा होगा, उत्पादन जितना ज्यादा होगा उतना इनकम होगा, पैसा होगा। जबकि मानव विकास जीवन की गुणवत्ता, समानता और सामाजिक कल्याण पर आधारित है। यानी आपके पास पैसा आ रहा है, धन संपत्ति आ रहा है ना, साथ ही साथ देश का विकास हो रहा है, आर्थिक विकास मतलब हो रहा है, कंपनी वगैरह लग रहा है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर्थिक विकास। लेकिन देश के अंदर जनसंख्या का विकास हो रहा है, मतलब वो बीमारी नहीं हो रहा है, ज्यादातर स्वस्थ रह रहा है, हैप्पी लाइफ जी रहा है, दिमाग और शरीर का विकास हो रहा है, तो ये हो जाएगा मानव विकास। ठीक है, तो ये अंतर लिख देना, है ना, ये अंतर पूछेगा, इसको लिख देना आराम से। चलो अगला सवाल पूछा गया है, भारत में मानव विकास की स्थिति को बताइएगा, है ना। भारत एक विकासशील देश है और जनाकी के संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत ये आपका सेकंड स्टेज में आता है। ठीक है, अब यहां देखो, कहा जाता है भारत एक विकासशील देश है, राज्यों में केरल का एचडीआई उच्च तथा बिहार झारखंड का निम्न है ना। तो अगर देखोगे एचडीआई रिपोर्ट में सबसे पहले आगे है केरल और सबसे निम्न है बिहार और झारखंड। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है। भारत में क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है। बाकी संसाधन तो उतना मिल जाते हैं जितना मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी संसाधन उतना मिल जाते हैं जितना जनसंख्या को डेवलपमेंट करने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल है, कृषि के प्रकारों को लिखें। एग्जाम में पूछा जाएगा कृषि के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारत में कृषि के कितने प्रकार किए जाते हैं, ये चीज अगर पूछा जाएगा तो लिख दोगे। ध्यान से देखिएगा, निर्वाह कृषि, है ना, जिसे आत्म उपयोग हेतु, यानी निर्वाह कृषि किसको कहेंगे, जिसका जीवन यापन करने के लिए जो खेती किया जाता है, अपना पेट पालने के लिए जो खेती किया जाता है उसको कहते हैं निर्वाह कृषि। और निर्वाह कृषि दो प्रकार का होता है, एक चावल सहित, एक चावल रहित। चावल के बिना चावल रहित, और चावल का खेती जिसमें होता है उसको कहेंगे चावल सहित। उसके बाद है वाणिज्यिक कृषि, इसमें बाजार में बेचने के लिए, बाजार हेतु वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा, नील की खेती हो जाएगा, कॉफी की खेती हो जाएगा, चाय की खेती हो जाएगा। जो खेती व्यापार करने के मकसद से जिसका उत्पादन किया जाता है बाजार में बेचने के लिए, उसको वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। उसके बाद रोपण कृषि, कॉफी, चाय, कोको, ये सब क्या है, रोपण कृषि है, जो अंग्रेज की तरह विकसित किया गया भारत में। उसके बाद मिश्रित कृषि, फसल और पशुपालन, इसमें दोनों साथ में किया जाता है, चारे का फसल और मुख्य फसल का उत्पादन एक साथ किया जाता है, उसको कहेंगे मिश्रित कृषि। तो ये चार टाइप आप याद रखिएगा। एक हो जाएगा झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि भी लिख देना, जंगल को जला करके भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जो खेती की जाती है उसको हम लोग झूमिंग कृषि कहते हैं। तो इस तरह से कृषि के प्रकार लिख देना, है ना। एग्जाम में अगर पूछेगा भारत में कृषि के कितने टाइप हैं तो क्या लिख दोगे, आराम से आप लोग लिख दोगे। ठीक है, चलो बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया, कह रहा है निर्वाह और वाणिज्य कृषि क्या है। निर्वाह और वाणिज्य कृषि क्या है, निर्वाह कृषि उसको कहते हैं जो जीवन यापन करने के लिए किया जाता है, और वाणिज्य कृषि उसको कहते हैं जिसमें धन यानी पैसा कमाने के लिए किया जाता है। वाणिज्य कृषि का मतलब हुआ कि व्यापार करने के मकसद से कृषि किया जाता है, बाजार में बेचने के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है, उसको कहेंगे वाणिज्य कृषि। और निर्वाह कृषि किसको कहेंगे, जो पेट का पालन के लिए किया जाता है, भाई परिवार चले, इंसान को खाने के लिए मिले, बस उतना काफी, उसको कहेंगे निर्वाह कृषि। ठीक है, अब देखो निर्वाह कृषि में उत्पादन सीमित और पारंपरिक तकनीक पर आधारित होता है, और इसमें सिर्फ यह याद रखा जाता है कि परिवार का भरण पोषण हो और जीवन का निर्वाह हो। ये दो प्रकार का, एक चावल सहित, एक चावल रहित। और जबकि वाणिज्यिक कृषि में आधुनिक तकनीक और अधिक उत्पादन किया जाता है, यानी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, ताकि बाजार में जो फसल है उसको बेच सकें और पैसे की प्राप्ति हो सके। तो याद रखना, निर्वाह कृषि जीवन यापन करने के लिए, और वाणिज्यिक कृषि आर्थिक विकास के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये अंतर पूछेगा, आराम से लिख देना। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है, मत्स्य पालन का महत्व पर चर्चा कीजिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं, है ना। नहीं, एपी, हाँ, पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन, है ना। तो मछली पालन में सबसे आगे कौन है पूरे दुनिया में, चाइना आगे है, नंबर 1 पे कौन है, चाइना आगे है। ठीक है, अब यहां देखोगे मत्स्य पालन प्रोटीन का सस्ता स्रोत है। अगर इंसान को अगर प्रोटीन चाहिए, या फिर प्रोटीन अगर आर्टिफिशियली तरीके, प्रोटीन अगर कंपनी में बनाया जाता है, किसी भी तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो वो मछली का उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन प्राप्त करता है। समझ गए। अब देखो, ये रोजगार, निर्यात और ग्रामीण विकास में सहायक होता है। मत्स्य पालन, जिसको मछली पालन कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं इसको, और भारत में मछली पालन काफी ज्यादा किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं। आगे क्या सवाल पूछा गया है,
खनन क्रिया के बारे में बताइए। खनन क्या है प्यारे बच्चों? जमीन के अंदर से कोई भी भूगर्भिक पदार्थ को निकालना, ये क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। जमीन के अंदर से जो भी पदार्थ हम लोग निकालेंगे, जो भी चीज निकालेंगे, उसको हम लोग कहेंगे खनन। जमीन के अंदर से आप क्या निकाल रहे हैं? तेल निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो ये सब क्या है? खनन है। और खनन क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। समझ गए? अब देखिएगा, खनिजों को पृथ्वी की सतह या भीतर से निकालना, रखना खनन कहलाता है। यह उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, परंतु पर्यावरण प्रदूषण भी कम करता है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। अब देखो, खदान से आप जाइए झारखंड में, खदान से कोयला, पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह निकाला जाता है, तो पर्यावरण में धूल काफी ज्यादा होता है, एकदम काला काला धूल काफी ज्यादा। ठीक है, तो खनन से क्या होता है? पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं। उद्योगों की परिभाषा और वर्गीकरण को लिखिएगा। उद्योग किसको कहते हैं? उद्योग वह क्रिया जिसमें कच्चे माल को मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है और पक्का माल बनाया जाता है। उद्योग क्या है? एक द्वितीय क्रियाकलाप है जिसमें पक्के माल तैयार किए जाते हैं। उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप है जिसमें कच्चे माल का प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्ति होती है और उसका उपयोग किया जाता है, उसको पक्के माल के रूप में बदला जाता है, उसको रूपांतरण किया जाता है, उसको कहेंगे उद्योग। और ये क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप है। और वर्गीकरण किया गया है तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग, इस तरह से आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, ये सब भी हम लोग क्या करते हैं? कृषि आधारित उद्योग का मतलब कच्चे माल के आधार पर भी हम लोगों ने उद्योगों को वर्गीकरण किया है। और यह आकार के आधार पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने का उद्योग। लघु उद्योग में छोटा मोटा उद्योग होता है, कुटीर उद्योग घर में चलता है, और बड़े पैमाने का उद्योग बड़े बड़े इंडस्ट्री में चलता है। ठीक है, तो याद रखना उद्योगों की परिभाषा और उसके कैटेगरी। चलो अगला सवाल की बात करते हैं। क्या पूछा गया है? औद्योगिक अवस्थिति के कारक को प्रभावित करने वाले संक्षिप्त कारकों की व्याख्या करें। औद्योगिक अवस्थिति के कारक को संक्षिप्त में बताएं। यानी उद्योग अगर स्थापित करेंगे, कहीं भी कंपनी स्थापित करेंगे, कहीं भी कोई फैक्ट्री लगाएंगे, तो क्या क्या कारक चाहिए, क्या क्या फैक्टर उसको प्रभावित करेगा? ध्यान से देखिएगा। कच्चा माल चाहिए, उद्योग वहीं स्थापित होगा जहां कच्चा माल मिलेगा, जहां श्रमिक मिलेगा काम करने के लिए, जहां ऊर्जा मिलेगा मशीन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी बिजली मिलेगा। परिवहन की जहां सुविधा होगी, गाड़ी आना जाना का सुविधा होगा, है ना, कच्चा माल को ले जाना और पक्का माल को ले आने की सुविधा जहां होगी, जहां बाजार उपलब्ध होगा, ये सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, है ना, ये सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। और पूंजी भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ा चीज तो पूंजी ही है। पूंजी, कच्चा माल, देखो पूंजी से ही सारा चीज खरीदा जाएगा। तो पूंजी, कच्चा माल, श्रम, ऊर्जा, परिवहन और बाजार अगर उपलब्ध है, तभी उद्योग को स्थापित किया जा सकता है, फैक्ट्री को स्थापित किया जा सकता है। अगर ये नहीं है इनमें से कोई एक, तो फिर उद्योग स्थापित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले ये सब फैक्टर हैं। अगर मिलेगा ये सब फैक्टर, तो उद्योग की स्थापना होगी, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगी। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया? लौह इस्पात उद्योग को लिखें। लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत कच्चा लोहा का उपयोग किया जाता है मैग्नीज मिलाकर के इस्पात बनाने में। लौह इस्पात उद्योग में क्या होता है? कच्चा लोहा जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है वो बिल्कुल टूट जाएगा, कमजोर होता है, उसमें मैग्नीज मिलाकर के इस्पात बनाया जाता है, उसको कहेंगे लौह इस्पात उद्योग। जो द्वितीय क्रियाकलाप है, कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री द्वितीय क्रियाकलाप है। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि यह दूसरे उद्योगों को क्या करता है? कच्चा माल तैयार करता है, क्योंकि यह अन्य उद्योगों पर इसी पर निर्भर करता है। तो लौह इस्पात उद्योग और आयरन और एल्यूमिनियम उद्योग, ये क्या है? आधारभूत उद्योग है, जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है ना। ये राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में बहुत सारे जगह, दुर्ग में, दुर्गापुर में, सलेम में, तमिलनाडु में, है ना, उसके बाद जमशेदपुर में, हर जगह जो लौह इस्पात उद्योग लगा हुआ है, यानी कच्चा लोहा का प्रयोग करके उसमें मैग्नीज मिलाकर के इस्पात बनाया जाता है, उसको कहेंगे लौह इस्पात उद्योग। समझ गए? तो ये चीज हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग है, क्योंकि यही उद्योग पर दूसरा उद्योग भी डिपेंड करता है। अब चलो कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग के बारे में लिखिए। कुटीर उद्योग घरेलू स्तर पर कम पूंजी लगाकर किया जाता है। घरेलू स्तर में जैसे कि टोकरी बनाना, या फिर घरेलू स्तर में जो भी सामान वगैरह छोटा मोटा सामान बना करके बाहर में बेचना, तो ये है आपका कुटीर उद्योग। और बड़े पैमाने का उद्योग आपका कहां होता है? बड़े नगर में होता है। जबकि बड़े उद्योग अधिक पूंजी, मशीन और श्रम पर आधारित होता है, तो ये हो जाएगा बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग में अंतर बता दोगे? बिल्कुल आप अंतर इसको बता दोगे। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है? तृतीय कार्यकों का प्रमुख महत्व क्या है? तृतीय क्रियाकलापों को महत्व को लिखें।
अब देखिए तृतीय क्रियाकलाप सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। सेवा तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार, परिवहन और संचार ये भी तृतीय क्रियाकलाप है, इसको ध्यान में रखिएगा। है ना, तृतीय क्रियाएं सेवाएं प्रदान करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग, ये तृतीय क्रियाकलाप है। यह आर्थिक विकास और रोजगार सृजन करने में सहायता देता है। यानी हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर रोजगार मिलता है वो टर्सरी एक्टिविटी में, तृतीय क्रियाकलाप में मिलता है। व्यापार, परिवहन और संचार क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है। और अगर बोलेंगे कि जो आपका फैक्ट्री, जो वकील है, जो टीचर है, जो डॉक्टर है, धोबी, नाई, ये सारे के सारे वर्ग सेवा है, और सेवा भी आपका क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट करने के लिए तृतीय क्रियाकलाप का मुख्य योगदान होता है, और सबसे ज्यादा रोजगार अगर मिलता है तो तृतीय क्रियाकलाप में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। परिवहन का महत्व को लिखें। परिवहन का क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखिएगा। परिवहन वस्तुओं, लोगों और सेवाओं को जोड़ता है। यह व्यापार, उद्योग और क्षेत्रीय विकास की रीढ़ की हड्डी है। परिवहन क्या है, यह आपका तृतीय क्रियाकलाप है। परिवहन का मतलब हुआ कोई भी, परिवहन का मतलब वो कोई भी भौतिक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जो व्यवस्था है उसी को हम लोग परिवहन कहेंगे। और परिवहन की सुविधा के अंतर्गत रेलगाड़ी होगा, और उसके बाद सड़क होगा, उसके बाद आपका गाड़ी होगा, मोटर होगा, ट्रक होगा, ये सब परिवहन की सुविधाएं हैं। ठीक है, तो परिवहन क्या है, इसमें चार प्रकार भी लिख देना, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो ये सब क्या है, जल परिवहन के मार्ग हैं, यानी परिवहन के प्रकार हैं। तो परिवहन आपका तृतीय क्रियाकलाप है। किसी भी उद्योग, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट करने के लिए परिवहन की मुख्य योगदान रहती है। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था का ये रीढ़ का हड्डी होता है। चलिएगा, अगला सवाल है संचार साधनों का महत्व के बारे में लिखिएगा। संचार साधन सूचना के त्वरित आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ये राष्ट्रीय एकता, प्रशासन और आपदा प्रबंधन में उपयोगी होता है। संचार क्या है, ये अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यही संचार कहलाता है। और ये क्या है, संचार आपका तृतीय क्रियाकलाप है। पर्यटन उद्योग किसको कहते हैं, जैसे कि घूमने के लिए कहीं हम लोग जाते हैं तो वो पर्यटन हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग गोवा जाएंगे घूमने के लिए तो वहां उद्योग लगा हुआ, दुकान लगा हुआ, उसका सामान खरीदेंगे, तो वहां जो उद्योग लगा हुआ है वही है आपका पर्यटन उद्योग। वैसा उद्योग जो पर्यटकों पर निर्भर करता है, जो घूमने के लिए आता है विदेश से और वो लोग सामान खरीदता है उस उद्योग में, वैसा उद्योग को हम लोग पर्यटन उद्योग बोलेंगे। पर्यटन रोजगार, विदेशी मुद्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, परंतु इससे प्रदूषण और भीड़ की समस्या भी उत्पन्न होती है। ये हो जाएगा पर्यटन उद्योग। ग्रामीण बस्ती क्या है प्यारे बच्चों, वैसी बस्ती जो गांव देहात के क्षेत्र को हम लोग ग्रामीण बस्ती बोलेंगे। और बस्ती का मतलब क्या होता है, वैसा स्थान जहां लोग रहता है। बस्ती दो प्रकार का, एक ग्रामीण, एक नगरीय। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण बस्ती कृषि आधारित होती है। इसके प्रमुख प्रकार संकुल और प्रकीर्ण बस्ती। संकुल बस्ती काफी सघन होता है और प्रकीर्ण बस्ती काफी सघन नहीं होता है, मतलब काफी ज्यादा दूर दूर होता है। समझ गए। अब देखिएगा नगरीय बस्ती के कार्य क्या है, नगर में क्या क्या कार्य होता है ना। नगर में आपका प्रशासनिक कार्य होता है, औद्योगिक कार्य होता है, व्यापारिक कार्य होता है, सांस्कृतिक कार्य होता है, यानी तृतीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप सारे नगर में होते हैं। तो लिख देना नगर में। गांव में क्या होता है, खेती और पशुपालन होता है। बाकी सब काम तृतीय, चतुर्थ, पंचम, द्वितीय सारे कार्य आपका नगर में होते हैं, तो नगर के कार्य लिख देना। अगला चलिएगा, ग्रामीण और नगरीय बस्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हैं, गांव और देहात में क्या अंतर है, मतलब गांव में और शहर में क्या अंतर है, इसको लिख दोगे। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां कृषि प्रधान होती है, जबकि नगरीय बस्तियां उद्योग और सेवाओं पर आधारित होता है। ग्रामीण बस्तियां में शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होती है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में सब चीज मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्राइम नहीं होता है, यानी अपराध नहीं होता, मर्डर नहीं होता दिन दहाड़े किसी का। नगर में किसी का भी मर्डर होता है, किसी को भी गोली चला दिया जाता है। तो हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखना, नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं, अगला है नगरीकरण को स्पष्टीकरण करें, मतलब स्पष्ट करें। अब देखो नगरीकरण का मतलब हुआ नगर का विकास होना, क्षेत्र का विकास होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नगरीकरण बोलेंगे। नगरीकरण शहरों की जनसंख्या और क्षेत्रीय के विस्तार को हम लोग कहते हैं। इसके कारण आवास संकट, प्रदूषण और झुग्गी झोपड़ी का समस्या बढ़ती है। नगरीकरण का मतलब हुआ नगर का डेवलपमेंट होना, क्षेत्र का विस्तार होना। इसके कारण क्या होता है, झुग्गी वगैरह बनता है, बहुत सारे प्रदूषण वगैरह भी फैलते हैं। अगला सवाल है क्षेत्रीय असमानता क्या है, मतलब जैसे कि भारत की बात करेंगे, भारत का बिहार राज्य पिछड़ा है। अब देखो यहाँ झारखंड काफी डेवलप कर रहा है, बंगाल देख लो काफी डेवलप कर रहा है, कर्नाटक देख लो काफी पिछड़ा डेवलप कर रहा है। तो कोई विकास के रूप से कोई पिछड़ा है, कोई आगे है, इसी को कहेंगे क्षेत्रीय असमानता। समझ गए। जब किसी देश के सभी क्षेत्रों में समान विकास ना हो तो उसे क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में बहुत सारे राज्य पीछे हैं, बहुत
बहुत सारे आगे निकल गए हैं। तमिलनाडु केरल देख लो, वो भी तो भारत का ही राज्य है, कितना आगे निकल गया। बिहार देख लो कितना पीछे है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो डिफरेंस है, जो ये असमानता है, इसी को हम लोग क्षेत्रीय असमानता बोलेंगे। इसका समाधान कैसे किया जाएगा? क्षेत्रीय योजना लाना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट लाना चाहिए, है सभी जो कमजोर राज्य है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगना चाहिए, तभी यहां विकास होगा, है ना। शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना चाहिए, तभी ये क्षेत्रीय असमानताएं कम होगा, मिटेगा, है ना। तो ये चीज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत 60 जो है गेस क्वेश्चन को आपको कवर कराया गया। सभी प्रश्न को रट लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको प्रिंट वाला सेक्शन में हम दे दिए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिए हैं, वहां जाकर के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दो, जम करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, आप लोग फिर शाम की क्लास में आइएगा, अच्छी तरीके से फिर वहां मिलेंगे, अच्छी तरह से फिर क्लास को कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए, समझ में आ गई? कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर आगे आप लोगों का मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं शाम की क्लास में। बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।